हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी बीएसएफ आरओआरएम की सीरीज़ को। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। तो क्लास 11th का ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से पिछली साल 2019 और जो 2016 का आपका आरओआरएम का पेपर हुआ था, इस पर्टिकुलर टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इस बार भी चांसेस हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आपको 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो के थ्रू मैं कोशिश करूंगा जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, उन सभी को कवर करूं थ्रू ऑल द 20 क्वेश्चंस। और अगर आपने इस वीडियो से पहले बाकी की वीडियोस नहीं देखी हैं केमिस्ट्री की और फिजिक्स की, तो वो चैनल पर अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आज का वीडियो केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ BRF5। तो BRF5 का शेप किस तरह का होगा? तो ये VSEPR थ्योरी जो होती है उसके थ्रू आप इसका पता लगा सकते हैं। जैसे ब्रोमीन और ये F5 है, तो ब्रोमीन के पास 7 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्लोरीन 5 हैं, और हर एक फ्लोरीन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन, तो 5 के पास हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। 7 और 5 12 और डिवाइड बाय 2 ये फॉर्मूला होता है। तो 12 डिवाइड बाय 2 दैट इज 6। मतलब कि इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 6। ठीक है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिसमें से 5 ये बॉन्ड बना रहा है, मतलब कि 5 बॉन्ड पेयर होंगे, और बचा हुआ एक क्या होगा? लोन पेयर। तो 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो इसका जो शेप होता है वो आपको याद होना चाहिए, ये होता है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये कुछ इस तरह का दिखता है, मैं दिखा भी देता हूँ। जैसे ब्रोमीन है, यहाँ पर एक फ्लोरीन होगा, यहाँ पर एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन यहाँ पर, और एक फ्लोरीन यहाँ, और एक फ्लोरीन इसके नीचे होगा, और ऊपर यहाँ पर रहेंगे एक लोन पेयर। ठीक है, तो इस तरह का ये स्क्वायर और ये पिरामिडल टाइप का ये आपको दिखता है यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह का इसका शेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाते हैं दो एटम्स के द्वारा, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता, जो कि आयनिक बॉन्ड्स में होता है। तो इसमें अगर ऑप्शन नंबर बी, सी और डी को मैं देखूं तो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। सल्फर की वैलेंसी 6 होती है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन Na2 इसको दे रहा है, कंप्लीटली ट्रांसफर। MgBr2, Mg के पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन 2 ब्रोमीन को दे रहा है, क्योंकि ब्रोमीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। MgO ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन Mg दे रहा है ऑक्सीजन को। तो बचता है क्या? HCl। HCl में क्या है? हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी शेल में। तो ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जिससे क्लोरीन का पूरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और हाइड्रोजन का पूरा ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है, इसके ऊपर हमें फॉर्मल चार्ज निकाल कर बताना है। ये हमें एक यहाँ से कंपाउंड दिया गया है HSO4 माइनस। तो इसमें बताना है सल्फर के ऊपर क्या फॉर्मल चार्ज होगा। तो देखिए, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आई होप आपको पता होगा फॉर्मल चार्ज का। वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फॉर्मल चार्ज क्या होता है? फॉर्मल चार्ज होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो भी सेंट्रल एटम है, और माइनस में जो भी लोन पेयर है, और माइनस में क्या आता है? 1/2, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं बॉन्डिंग में वो सारे। तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सल्फर अपना सेंट्रल एटम है, सल्फर के ऊपर हम फॉर्मल चार्ज निकालना चाहते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, माइनस में लोन पेयर। लोन पेयर कोई भी नहीं होता, क्योंकि इसमें पूरा HSO4 माइनस है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ चुके हैं। तो -0 और माइनस में 1/2, और शेयरिंग कितनी हो रही है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, इसका डायग्राम भी मैं आपको एक बार ही बनाकर दिखा देता हूँ कि जो डायग्राम दिखता है वो किस तरह का दिखता है। तो यहाँ पर होता है कुछ ऐसे सल्फर, और यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर और यहाँ पर, ये 4 ऑक्सीजन हो चुके हैं, और इसके साथ में यहाँ पर लगा रहता है एक हाइड्रोजन।
ठीक है, और इसके ऊपर क्या रहता है, एक माइनस चार्ज रहता है यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में आ रहे हैं सल्फर के साथ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 8 लिखा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये लिखा है 6 माइनस में 8 का हाफ कितना होता है 4, तो 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा प्लस का 2। तो इस पर फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा, तो इसका जो फॉर्मल चार्ज है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज +2। इसमें बताना करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो देखिए जो करेक्ट ऑर्डर होता है रिपल्शन का, आपने देखा होगा जब फॉर्म होते हैं कंपाउंड तो उनकी एक शेप बनती है, वहाँ पर रिपल्शंस आते हैं, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर का और बॉन्ड पेयर लोन पेयर का। तो जो करेक्ट ऑर्डर है रिपल्शन का वो होता है ये ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर का, उसके बाद बॉन्ड पेयर का, और फाइनली आता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का। ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो ये रिलेशन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन H3O+। तो H3O+ के हमें बताने हैं कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स इसके अंदर कितने होंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीका है इसको भी निकालने का। हम क्या करते हैं, पहले इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकाल लेते हैं वो कितने होंगे। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, लेकिन यहाँ पर प्लस चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे 5, और 3 हाइड्रोजन इसके साथ लगे हुए हैं। ठीक है, तो 3 ये, इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये कितना आएगा 8/2 मतलब कि 4, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं 4, जिसमें से 3 हाइड्रोजन है मतलब कि 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे इसके पास, 3 बॉन्ड पेयर्स, और बचेगा क्या, 4 में से 3 गया तो 1, मतलब 1 लोन पेयर इसके पास होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 लोन पेयर। इसमें बताना है करेक्ट ओवरलैपिंग का जो करेक्ट ऑर्डर होगा स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग का। तो आपने देखा होगा कि जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है sp और जो d ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर हेड ऑन ओवरलैपिंग सबसे अच्छी होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। तो जो p से p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है कुछ इस तरह से, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है p से p ऑर्बिटल की। तो p ऑर्बिटल में जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। देन p के बाद आती है अपनी sp, यानी कि एक स्फेरिकल और एक p ऑर्बिटल कुछ इस तरह का दिखता है। तो ये वाली ओवरलैपिंग फिर p के बाद थोड़ी सी कम स्ट्रॉन्ग होती है। एंड देन फाइनली ss जो ओवरलैपिंग होती है ये और भी वीक रहती है, यानी कि सबसे ज़्यादा p ओवरलैपिंग होती है, p के बाद sp एंड sp के बाद होती है ss। ठीक है, ये ओवरलैपिंग आपने आई होप पढ़ी होगी। साइडवेज ओवरलैपिंग भी होती है जहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं, और ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज PP SP एंड SS। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया बॉन्ड एंगल निकालना BF3। तो BF3 कुछ इस तरह का होता है, एक ट्राइगोनल प्लेनर इसकी जो शेप होती है वो होती है। तो यहाँ से एक F यहाँ पर और यहाँ पर एक और F आ जाता है। तो एक प्लेन के अंदर तीनों फ्लोरीन रहते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि पूरा एंगल सर्कल में कितना होता है 360, तो 3 हिस्सों में बटा हुआ एंगल है, एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये वाला। तो 3 से डिवाइड करते हैं 360 को तो आता है 120। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 120 डिग्री का एंगल बनता है एक बोरोन और एक फ्लोरीन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का आपका फॉर्मूला पता होगा, ये इक्वल्स टू होता है डाइपोल मोमेंट चार्ज इनटू में डिस्टेंस। ठीक है, और वैसे भी हम देख सकते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि जितना ज़्यादा डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दो एटम्स के बीच में उतना ही ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होता है। तो हम जानते हैं डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है, फ्लोरीन की सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और यहाँ पर सभी में सेम एटम लगा हुआ हाइड्रोजन, तो हेलोजन के हेलाइड्स हैं ये सारे के सारे। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा वो होगा HF का, और अगर पूछते हैं सबसे कम डाइपोल मूवमेंट होगा HI का, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव,
आयोडीन सबसे कम इन सभी एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो HF होगा। लेकिन अगर इसी में क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, HF का ही हो जाएगा। ठीक है, और सेम प्रोसेस मतलब जो इसमें दे रखा है जिस ऑर्डर में डाइपोल मोमेंट होगा उसी में आपका इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी वही सेम ऑर्डर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया NH3 हैज़ हाई डाइपोल मोमेंट देन NF3। तो देखिए इसका आसानी से आप डायग्राम बनाकर समझ सकते हैं। ये N है, देन H3, 3 हाइड्रोजन है, इसका एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, और यहाँ पर NF3 एक लोन पेयर नाइट्रोजन के पास यहाँ रहता है, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। ठीक है, तो अगर मैं डाइपोल मूवमेंट देखता हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो ये पार्शियल नेगेटिव इस तरह से कुछ रहेगा। तो डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह, और यहाँ पर ये लोन पेयर की वजह से ऊपर। तो एक तो ये डाइपोल मूवमेंट ऊपर जा रहा है और बाकी ये तीनों भी इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ये सारे के सारे बेसिकली एक डायरेक्शन में आकर ऐड हो जाएंगे, जो रिजल्टेंट आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा। तो डाइपोल मूवमेंट इसका ज़्यादा होगा NF3 से। अब NF3 का कम क्यों होता है, क्योंकि देखिए ये जो लोन पेयर है ये तो ऊपर की तरफ डाइपोल मूवमेंट को ले जा रहा होगा। फ्लोरीन और नाइट्रोजन में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर ये खींच रहा होगा इसको, यहाँ नीचे और यहाँ इस तरफ। तो ओवरऑल जो आएगा एक डाइपोल मूवमेंट ऊपर, एक डाइपोल मूवमेंट जो तीनों फ्लोरीन का होगा रिजल्टेंट वो नीचे की तरफ होगा। तो ये ओवरऑल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिससे इनका जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो काफ़ी कम हो जाता है कंपेयर टू NH3। तो इसका जो करेक्ट रीजन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन कैंसिल्स द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को काउंटर अटैक कर रहा है नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसमें बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिथियम, करेक्ट कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है, तो देखिए इसका डायरेक्ट एक रूल भी होता है, अगर आपने शायद पढ़ा हो 11th क्लास में फजान रूल, तो उसमें क्या कहा जाता है कि जितना छोटा कटायन होगा उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, जितना बड़ा अनायन होगा। ठीक है, जितना छोटा कटायन होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, जितना बड़ा अनायन होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पर देखिए जो कटायन है बेसिकली लिथियम, तो यहाँ पर सभी में लिथियम तो सेम है, तो कटायन पर तो ये बेस्ड करेगा नहीं, इसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो डिसाइड करेगा इसके साथ जो हेलोजन्स लगे हुए हैं। तो क्योंकि मैंने बताया अनायन का जितना बड़ा साइज होगा उतना ही ज़्यादा क्या होता है कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे बड़ा अनायन कौन सा है, सबसे बड़ा साइज किसका है, तो आयोडीन का। ठीक है, तो आयोडीन का सबसे बड़ा साइज है, इसका मतलब क्या होगा लिथियम आयोडाइड। लिथियम आयोडाइड जो है उसका सबसे ज़्यादा कैरेक्टर होगा कोवेलेंट, उसके बाद लिथियम ब्रोमाइड, उसके बाद लिथियम क्लोराइड और फाइनली लिथियम फ्लोरीन। ठीक है, लिथियम फ्लोराइड। तो ये करेक्ट ऑर्डर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसमें भी अगर मेल्टिंग पॉइंट पूछ लेते, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा ना, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा लिथियम फ्लोराइड का, उसके बाद लिथियम क्लोराइड का, उसके बाद लिथियम ब्रोमाइड का, उसके बाद लिथियम आयोडाइड का। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इनवर्स रिलेशन है किसके साथ, मेल्टिंग पॉइंट के साथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर था कोवेलेंट कैरेक्टर, तो ऑप्शन नंबर ए में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बॉन्ड ऑर्डर इन O2 टू नेगेटिव। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना बहुत ही सिंपल है, मैं डायरेक्ट आपको एक तरीका बता देता हूँ। आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें किसी भी कंपाउंड के, वहाँ से आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे अगर 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। अगर 14 से कम यानी कि 13 आते हैं तो उसका हो जाता है 2.5, यानी कि हाफ माइनस कर देते हैं। और 12 आएंगे, अगर 12 आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो उसका 2 हो जाता है बॉन्ड ऑर्डर। 11 आ जाते हैं तो उसका 1.5 हो जाता है 1.5। इसी तरह से आगे भी चलते हैं। 15 किसी का हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसका 2.5 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। अगर 16 हो जाएगा तो उसका 2 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। 17 हो जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो जाएगा। तो इस तरह से 14 से क्या होते हैं ऊपर नीचे ये चलते रहते हैं। तो 14 जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उसका। तो O2 2 नेगेटिव की बात करते हैं, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, O2 मतलब कि 16 इलेक्ट्रॉन।
और 2 नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए, तो 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा, 17 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, तो 18 का क्या होगा 1, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब कि किसी भी बॉन्ड को, किसी भी आबंध को तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसके ऑर्डर में हमें बताना है कि कौन सा ऑर्डर करेक्टली ये लिखा हुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में लगेगी, कौन से कंपाउंड को तोड़ने में, किसके बॉन्ड को तोड़ने में, सबसे कम किस में लगेगी। तो देखिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला, एक डायरेक्ट रिलेशन होता है बॉन्ड ऑर्डर का, इनवर्स रिलेशन होता है बॉन्ड लेंथ के साथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ। और इसका मतलब यह है जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी, और बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो मतलब उसको ब्रेक करना मुश्किल होगा। या ऐसे भी समझ सकते हैं जितनी छोटी चीज़ होगी उसको बीच में से तोड़ना उतना मुश्किल होगा, जितनी चीज़ बड़ी होती जाती है उसको दोनों तरफ से नीचे खींचकर हम आसानी से तोड़ सकते हैं। तो जितनी छोटी बॉन्ड लेंथ उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा, उसको बेसिकली तोड़ना मुश्किल होगा, उसकी डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी। जितना बड़ा बॉन्ड होगा उसकी डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, उसको तोड़ना आसान होगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेता हूँ। तो जिसका सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर आएगा उसका मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी, बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी तो मतलब उसको तोड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा। मतलब कि जिसका सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर आएगा उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी तोड़ने के लिए, बॉन्ड डिसोसिएट करने के लिए। तो बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं पहले O2 प्लस का। तो O2 अगेन, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 16, और प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब कि 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 2.5, अभी अभी मैंने पीछे ही बताया था। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन्स, तो 16 इलेक्ट्रॉन्स का 2 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। O2 माइनस में तो मतलब कि 17 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 1.5, और O2 2 नेगेटिव में 18 इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1। इसका मतलब यह है कि O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा मतलब बॉन्ड लेंथ छोटी, बॉन्ड लेंथ छोटी मतलब डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो चाहिए वो O2 में सबसे ज़्यादा, उसके बाद O2 प्लस में सबसे ज़्यादा, फिर O2 में, फिर O2 माइनस में, फिर O2 2 माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स बोथ कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। तो इसमें हमें बताना है कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड दोनों की प्रॉपर्टी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो इसका बहुत ही सिंपल सा अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखाऊं तो NH4Cl जो है इसके अंदर बेसिकली आपको दोनों तरह के कैरेक्टर दिखेंगे। कोवलेंट बॉन्ड भी इसमें आपको देखने को मिलेगा, वहीं आयनिक बॉन्ड भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं एक बार ये आपको दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा होता है जैसे N, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन्स रहते हैं, N, एक H, एक H, एक H। ठीक है, और क्योंकि नाइट्रोजन के पास बाहरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया है, इसलिए प्लस का चार्ज उसके ऊपर आ जाता है NH4, और यहाँ पर Cl नेगेटिव। तो देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर तो हमें कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिलेंगे, वहीं यहाँ प्लस और माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर कौन से बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कहाँ होते हैं, जब प्लस माइनस चार्ज आ जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वो आपस में जुड़ने लग जाते हैं, जिससे कि उनके बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना NH4Cl। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड में हमें बताना है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कितने हैं। तो आइसोसाइनाइड का पहली बात तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो क्या होता है, तो वो होता है CH2 डबल बॉन्ड एंड CH, देन अगेन CH2, और यहाँ पर आता है आपका CN, ठीक है, या NC आप बोल लें, NC, जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हमें देखने को मिलता है। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको सिग्मा बोला जाता है, वहीं पाई बॉन्ड क्या होते हैं, या जहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड, फिर एक पाई बॉन्ड में या सिग्मा भी छिपा होगा, तो 2 और 1 3। तो यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड है वो कितने हैं, 2 हाइड्रोजन मतलब कि 2, एक डबल बॉन्ड में भी सिग्मा बॉन्ड होगा 3, एक ये 4, एक ये 5, 2 ये 7, और एक 8, और एक इसमें 9। तो 9 तो सिग्मा बॉन्ड है अपने पास। पाई बॉन्ड कितने हैं तो गिन लेते हैं, एक ये पाई बॉन्ड,
और 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर मिलेंगे। जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें आपको 2 पाई बॉन्ड मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर 9 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच कंटेन्स बोथ पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स। तो पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स इसमें से कौन से कंपाउंड में है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड, दैट इज H2O2। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा होता है HOO और H। तो देखिए H और O के बीच में जो बॉन्ड है ये तो पोलर बॉन्ड्स है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव आ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड होता है नॉन पोलर। तो नॉन पोलर और पोलर दोनों तरह के बॉन्ड्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी H2O2 दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल एटम डजंट यूज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन इट्स बॉन्डिंग। तो देखिए इन सभी में ऑप्शन नंबर बी सी डी में sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का यूज किया गया है, वहीं BeF3 में नहीं किया गया है। बेरिलियम क्या होता है 1s2 2s2, यही होता है बेरिलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। तो 1s2 और 2s2, और यहाँ पर क्या किया गया है एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसने ले लिया है फ्लोरीन ने, तो अपने पास कितने हैं सिर्फ और सिर्फ 2 फ्लोरीन है। ठीक है, तो 2 फ्लोरीन है, वो एक एक एटम इसके अंदर p ऑर्बिटल में चला जाएगा, लेकिन एक ऑर्बिटल जो होगा p का वो खाली रह जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ P2 का ही यूज हो पाएगा। लेकिन वहीं पर अगर बात करते हैं OH3+ का, तो OH3+ में क्या होता है ऑक्सीजन 1s2 2s2 और 2p4 होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है इसने, तो 1s2 2s2 क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए, और 2p3 हो जाएगा। फिर ये 2p3 मतलब कि तीन जो ये हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं वो इस p वाले ऑर्बिटल में अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो इस तरह से sp3 ये वाला बन जाएगा। सिमिलरली NH3 भी sp3 बन जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, तो 3 हाइड्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन लेकर p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। और ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया है, एक्चुअली में ये NHI था, तो यहाँ पर भी अपना जो करेक्ट आंसर जो बनेगा इसका बेसिकली BeF3 में, इसमें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं पाया जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें बताना है द करेक्ट बॉन्ड एंगल्स ऑफ डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन द ऑर्डर। तो करेक्ट ऑर्डर कौन सा, यानी कि किस में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होता है किस में कम होता है, ये हमें बताना है। तो sp जो होता है sp होता है लीनियर। ठीक है, लीनियर में कितना एंगल बनता है 180। sp2 जो होता है ये होता है आपका बेसिकली इसमें जो एंगल बनता है वो बनता है 120 डिग्री का। वहीं sp3 जो होता है टेट्राहेड्रल, इसमें लगभग एंगल बनता है आपका 109 डिग्री का। ठीक है, लगभग ये, तो 180 120 और 109, तो यानी कि sp का सबसे ज्यादा, फिर sp2 का, फिर sp3 का। तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा sp, फिर sp2, फिर sp3। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया मिनिमम बॉन्ड लेंथ किसकी है। तो अभी अभी मैंने रिलेशन बताया था बॉन्ड ऑर्डर का बॉन्ड लेंथ के साथ, जिसका सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उसकी सबसे कम बॉन्ड लेंथ। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर किसका है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा O2+ का, क्योंकि O2+ में कितने इलेक्ट्रॉन है 15। 15 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 2.5, तो 2.5 सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2+ का है, मतलब सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ इसी की होगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या इसका करेक्ट आंसर। इसमें बोला गया है पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड हमें पहचानना है। तो पैरामैग्नेटिक जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनपेयर्ड रह जाते हैं उसको बोला जाता है पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड। तो Na2O में तो देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं रह रहा, जो 2 सोडियम है वो दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से, तो दोनों के पेयर कंप्लीट हो चुके हैं, ये भी ऑक्टेट बन चुका है, ये भी। MgO में भी सिमिलरली 2 इलेक्ट्रॉन Mg ऑक्सीजन को दे रहा है, तो इसमें भी कंप्लीटली कोई भी अनपेयर्ड नहीं रह रहा। BeO में भी यही हो रहा है, 1s2 2s2 होता है बेरिलियम, तो वो अपने s ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दे रहा है, तो यहाँ भी अनपेयर्ड नहीं बचते। लेकिन KO2 में यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, क्योंकि एक पोटेशियम है, एक पोटेशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, लेकिन एक ऑक्सीजन तब भी रह जाएगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। इसीलिए ये क्या होता है पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो पैरामैग्नेटिक क्या है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज KO2। तो लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, इसमें पूछा गया है शेप ऑफ H2O, वाटर की शेप किस तरह की होती है।
तो वाटर जो होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है, यहाँ से ये बॉन्डिंग होती है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रहते हैं ऑक्सीजन के पास। तो जो शेप होती है उसकी कुछ वी टाइप की होती है, बेंट शेप इसको बोलते हैं, वी शेप भी बोला जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वी शेप। तो ये था आज का वीडियो। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आपका स्कोर कितना रहा, कितने क्वेश्चन आपके ठीक रहे। अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।